बातें यहाँ पर सुनी, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने INDIA गठबंधन को लेकर जो बातें कही थी कि ये फर्जी गठबंधन है, चुनाव नजदीक आते आते इस गठबंधन में फूट पड़ जाएगी, वो तमाम बातें अब होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जो तमाम घटक दल हैं वो अपनी अपनी सफाई भी यहाँ पर दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर? नमस्कार शैल जी, बाकी और प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले क्या देखा जाए, देखिए राजनीति में कोई स्थायी दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन अगर जब मेन अगर है जैसे कि क्रूशियल टाइम पर अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट अगर आए शैल जी, तो वो उस पर देखिए सभी की नजरें अपने आप एनआईए जो है पहुंच जाती है। बिल्कुल। अब जो देखिए जैसे कि अगर बातचीत करें कि सबक के जो है अखिलेश यादव जी, उनकी बात करें तो उन्होंने देखिए शायद वो पहले उनको नहीं लगता था कि शायद उनको सिर्फ ये लगा कि गठबंधन जो है वो विधानसभा चुनाव और आगे के लोकसभा चुनाव दोनों को लेकर जो है, तो उन्होंने अपनी सूची जो है शायद कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको भेजी भी। हमारे ये चुनाव मतलब ये सदस्य हैं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ से आपके मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन वहां से जब नेगेटिव जवाब मिला तो वो उस पर बेफर पड़े और उनको मतलब कहीं ना कहीं जैसे कि उनकी अपेक्षा थी, जब वो उस तरीके से नहीं हुई तो उन्होंने उठा करके कुछ बोल दिया। तो उसमें देखिए कि कोई मतलब उनकी भी गलत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस कंफ्यूजन को सबसे पहले सीट शेयरिंग की बात को या इनका क्या रहेगा, मतलब राज्य में क्या रहेगा और लोकसभा के लिए इसे पहले तय करना चाहिए था। कि नहीं तय करने की वजह से जगह जगह जैसे कि अब ये मतलब पंजाब में बोले या टीएमसी के साथ बोले या दिल्ली में बोले, तो सभी जगह देखिए कहीं ना कहीं मतलब 3-4 पार्टी से आपस में चले या शरद पवार जी के साथ चले, तो ये सब चीज चलती रही। उसके अलावा जैसे कि दूसरी बात कहें जैसे कि नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार दिनेश जी वापस आऊंगा, से पहले अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। मुझे याद है वो दिन जब नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी खड़े हो गए थे लोकसभा में और दक्षिण भारत के सभी नेता खड़े हो गए थे उनके साथ। उस समय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि कास्ट सेंसस करेंगे, लेकिन क्या कास्ट सेंसस हुआ? क्या उसके आंकड़े बाहर आए? तो यहीं पर नजर आता है कि ढुलमुल तरीके से आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आने वाले समय में आपको कास्ट सेंसस कराना ही पड़ेगा। दो दिवसीय दौरा आपका रहा। नहीं, मेट्रो नहीं है, वो RTS है, बड़ी वाली ट्रेन। सर, शाहजहांपुर का 2 दिवसीय दौरा बीजेपी से नहीं किया, ये बड़ी पुरानी योजना है। हाँ, ये सही बात है कि इनकी सरकार में काम हुआ है, लेकिन ये योजना बहुत पुरानी है। बहुत पुराने समय पे जो पूर्व में सरकारें नहीं है उन्होंने भी समय समय पे सहयोग किया है। हाँ, ये शुरू हो रही अच्छी बात है, लेकिन जनता तो बुलेट ट्रेन ढूंढ रही है। वो बुलेट ट्रेन कब आएगी? क्या शाहजहांपुर होके गुजरेगी बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन कब आएगी शाहजहांपुर में? या दिल्ली या लखनऊ कब पहुंचेगी, या कलकत्ता कब पहुंचेगी, पटना कब पहुंचेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ लगातार बने हुए दिनेश जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा और साथ ही साथ इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जिस तरीके की अभी बयान आपने सुना, अखिलेश यादव साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं ढुलमुल रवैया जो कांग्रेस का है उससे कहीं नहीं पहुंचेगी कांग्रेस। बिल्कुल सही। देखिए, सबसे बड़े दल के तौर जैसे कि राष्ट्रीय जो दल है वो सिमेंटिक फैक्टर जो है वो इसमें एक तरह से कांग्रेस को मान के चले हैं। हाँ। तो कांग्रेस को देखिए अपने तरीके से ये देखना चाहिए था कि कहीं ना कहीं जैसे कि इनके अगर दल के सदस्य कहीं ना कहीं चटकते नजर आ रहे हैं या कहीं ना कहीं उनके अगर मन में कोई और कोई भावना है तो उसको दूर करने का हम देखिए बड़े भाई की भूमिका के नाते इनको ये भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें शायद वो पिछड़े, तो पिछड़ने का देखिए कहीं ना कहीं नतीजा जो है आगे नजर आएगा 2024 में और इससे पहले भी नजर आएगा। और दूसरे देखिए जैसे कि मतलब अखिलेश जी ने बोला कि ठीक है घोसी में जैसे कि मतलब इनका जैसे आपस में जब साथ रहा तो उससे ठीक है काफी अच्छा उसका एक जो है वो नतीजा मिला। उसी प्रकार देखिए अगर जैसे कि कहीं ना कहीं देखिए जो बड़े दल जो भी हैं, चाहे मतलब की JDU बोले और कोई क्षेत्रीय दल है, उनके कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा प्रेजेंस होता है। तो अगर कहीं ना कहीं ये नुकसान करने की बात अगर कांग्रेस अगर सोचेगी कि ठीक है इनको साथ में लेके उस प्रकार से नहीं चलना है और उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक अगर उस पर खड़े नहीं उतरते तो कहीं ना कहीं देखिए नुकसान उनको भी खड़ा होगा। क्योंकि राष्ट्रीय तौर पर जैसे पिछली बार जैसे कि मतलब 2 चुनाव जो थे उनमें 50 या 50 से नीचे लोकसभा सीटों पे जो है कांग्रेस सिमट गई थी। तो इनको आगे अगर ये देखना देखिए बड़ा दल दिखा के करना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए आते हैं मतलब देखिए नीतीश जी की तरफ, तो उसमें शैल देखिए नीतीश जी जो है उससे पहले देखिए मतलब काफी समय तक जो है भाजपा के साथ रहे। हाँ। और अब क्रूशियल समय के टाइम पे इसलिए मतलब नजरें सारी उठती हैं उनकी तरफ, क्योंकि एक समय ऐसा था जिस समय नीतीश जी ने बोला था कि मोदी जी जो है उनको यहाँ पर बिहार में पैर भी नहीं रखने देंगे। उसके बाद में अब जैसे कि जब ये दीक्षांत समारोह था महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का, तो उस वक्त देखिए मतलब कि बड़े मतलब मैं नहीं कह रहा ना आप कह रहे हैं, ये बड़े डेली का वहां बड़ा न्यूज़पेपर जो है उसमें आई कि जब अपना
नीतीश संबोधन कर रहे थे, हाँ। तो संबोधन के समय उनका भाजपा के प्रति जो है प्रेम छलका, और उन्होंने भाजपा के जो नेता बैठे थे या एनडीए के नेता बैठे थे उनकी तरफ इशारा करके बोला कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक आपके साथ प्रेम हमारा रहेगा, और 2005 में हम लोग साथ थे, तब से हम लोग एक तरह से हमारा प्रेम आपस में है। तो देखिए इसीलिए कि अनायास अपने आप ही चीजें बनती है, और मतलब उसमें कहीं ना कहीं मतलब अपेक्षाएं पैदा होती है। तो मतलब वही सब चीजें देखते हुए जैसे कि ठीक मतलब अब जैसे दूसरी बात अगर बोले कि बड़ी पिक्चर पे आए तो देखिए 28 दल जो है साहिल जी, उसमें कुछ पार्टी ऐसी हैं जो कि कांग्रेस से टूट के बनी है, और कुछ पार्टी ऐसी हैं जो कि पहले एनडीए में शामिल रहे थे। अब उनका अगर है कि प्रेम अगर वापस आने का, घर वापसी करने के एनडीए की तरफ अगर बनता है, तो तब उस केस में जो है वो ये बड़ा सवाल है वो कहाँ पर पहुंचेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं आपस देखिए इनको जैसे कि सिमेंटिक फैक्टर जो है, ग्लूइंग जो इफेक्ट जो है वो इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कांग्रेस को इसमें सबसे ज्यादा लाभ होता प्रतीत होता है, तो उनको सारे पैन इंडिया में ये देखना पड़ेगा किस प्रकार से सबको जोड़ कर रखें, तो मन मुद्दा है तो उसका कैसे दूर करें। क्योंकि देखिए अगर एनडीए गठबंधन की बात करें, उन्होंने अपनी नफा नुकसान जो उसको सब तय करके और पूरे तरीके से चल रहे हैं आगे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ एनडीए गठबंधन जो शैली ने रहता है, तो इसमें देखना पड़ेगा किस प्रकार से इसको अपने जो घटक दल है उनको सम्मिलित रख रहे हैं, किस प्रकार उनके मनमुटाव दूर कर सके, मतलब किस तरह के मतभेद और मनभेद जो है वो आगे ना बढ़े, उसको देखने की बात। ठीक है सर। डीपी यादव नेता समाजवादी पार्टी है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव साहब बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार खान साहब से मैं जानना चाहूंगा। खान साहब, आप कह रहे थे कि मीडिया जब बहुत सारे माइक लगा देती है तो कई बार नेता कुछ भी कह देते हैं। दूसरी बार अखिलेश यादव ने कहा है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ढुलमुल रवैया है कांग्रेस का, और ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस कहीं नहीं पहुंचने वाली। अब क्या कहेंगे आप? देखिए अखिलेश जी के बयान जो अभी आपने सुनाया उसमें दो मुख्य सवाल उन्होंने करे, एक कांग्रेस से करा और एक बीजेपी की स्थिति को बताया। कांग्रेस ने 2012 में जो हमारा विकास था उसको कंप्लीट कर लिया था 13 तक, उसके बाद आचार संहिता लग गई, उसके बाद ये सरकार आई, उसने उस आंकड़े को पब्लिश नहीं होने दिया। लेकिन हम लोग अब फिर से इस बात को राष्ट्रीय पटल पे भी बोल रहे हैं और अपने प्रदेशों में भी जहाँ पर हम चुनाव में जा रहे हैं वहाँ भी बोल रहे हैं कि निश्चित ही जब अभी 2023 में हमारी जहाँ 5 राज्यों में चुनाव है वहाँ सरकार आती है तो हम ये जाति जनगणना को कंप्लीट करेंगे और उसका आंकड़ा जनता के बीच में रखेंगे, जिसके जैसी जो भी संख्या आती है उसके हिसाब से उसका सर्वांगीण विकास करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से 2024 में जब राज्य में हमारा इंडिया गठबंधन आएगा तो उस टाइम पे जनगणना हुई थी उन आंकड़ों को भी देश के सामने रखने का या जनगणना कराने का काम हम करेंगे। लेकिन खान साहब तो ये था सिंपल मेरा सवाल अखिलेश यादव की उस आस को लेकर है जो चकनाचूर हो गई है। उनकी तरफ से जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उसे देखकर तो ये लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा आहत किया है कांग्रेस ने। देखिए उन्होंने अभी भी जो आपने सुनाया, एक सवाल का मैंने आपके जवाब दे दिया, दूसरा उन्होंने भाजपा से पूछा 2017 में गुजरात चुनाव के टाइम पर जापान के प्रधानमंत्री को लाके ओवरनाइट बुलेट ट्रेन की बात की गई थी कि सर वो छोड़ दीजिए ना, वो हमारा आज का मुद्दा नहीं है, वो छोड़ दीजिए। नहीं तो ये भी आज का मुद्दा नहीं था जनाब, लेकिन जब भाजपा की बात आ रही है तो आप कन्नी क्यों काट रहे हैं? अरे सर मैं भाजपा की बात पर कन्नी नहीं काट रहा हूँ, आप समझिए ना। देखिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ किसी और चीज का और आप घूम फिर कर कहीं और जा रहे हैं तो मुझे रोकना पड़ेगा ना सर, फिर आप कुछ भी समझे। जवाब लीजिए ना भाजपा की। अरे सर मैं बिल्कुल लूंगा जवाब, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल किया पहले आप उसका जवाब तो दीजिए। आप चर्चा से दूसरी तरफ जाएंगे तो मैं आपको रोकूंगा, फिर आप कुछ भी समझे। आप ये समझे कि मैं भाजपा की तरफ से बोल रहा हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता सर। करोड़ रोजगार आ गए। मैंने आपसे जो सवाल किया है पहले आप उसका जवाब दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल दूसरा खड़ा कीजिएगा। तो आपने जो बाइट सुनाई अखिलेश यादव, अरे सर आपने बस एक पॉइंट अपने फेवर का पॉइंट आपने सुन लिया, अब आप उस पर चर्चा चाह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना सर। पहले जवाब दिया मैंने, बताया ना हम लोग जाति जनगणना कराएंगे और उसको लागू करेंगे। और सीटों के बंटवारे को लेकर जो सवाल मैंने किया उसको से आप कन्नी काट गए। नहीं सीटों के बंटवारे का मैंने आपको पहले 2 बार जवाब दे दिया, अब आप नहीं समझ पा रहे सर। वो नहीं मान रहे ना, उन्होंने तो साफ तौर पर ये कह दिया ना। उनके मानने नहीं मानने से हम अपनी रणनीति ठीक है तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप ये कहिए ना, आप कहिए कि हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या हम अपनी पार्टी की रणनीति को बदलेंगे क्या बीच चुनाव में? ठीक है यादव जी हमारे साथ हैं, डीपी यादव है हमारे साथ, उनसे हम पूछ लेते हैं। ठीक है यादव जी सुन रहे हैं आप खान साहब क्या कह रहे हैं?
वो रणनीति नहीं भाजपा से बदलेंगे। आप पूछिए ना, अखिलेश प्रेम यादव दवाई कुछ की, भी कहें, उनकी कमियों पे क्यों नहीं बात कर रहा है? 19 करोड़ रोजगार आ गए क्या 9.5 साल में? ठीक है पूछिए ना खान मोदी जी साहब से। खान साहब आ रहा हूँ, मध्य प्रदेश और देश में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों ठीक पे है सारे अत्याचार जवाब हो रहा है, अनामिका उसका जी क्या देंगी, बोलना है उनका? देंगी वो जवाब देंगी, मैं उनके पास जा रहा हूँ। मैनेजमेंट की सरकार चला रहा ठीक है सर, 9.5 साल से। ठीक है देश यादव जी, के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। यादव 2 जी सुन करोड़ पा रहे हैं? रोजगार देंगे क्या? आ गए 9.5 साल में 19 करोड़ रोजगार। हाँ खान साहब का कहना है कि वो रणनीति नहीं बदलने वाले, अखिलेश यादव कुछ भी कहते रहे। तो यादव जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं यादव जी वापस लौटूंगा आपके पास, तो ग्लिच है, मैं जल्दी ठीक करा के आपके पास वापस लौटता हूं। अनामिका जी, खान साहब आरोप लगा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, डर गई है INDIA से, और इसी वजह से तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। खान साहब अब जवाब ले लीजिए। सर जवाब ले तो रहा हूं, अब सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए, बोल रही है वो, बोल रही है अनामिका जी। जी शुरू करते हैं। जब आपने कहा कि एनडीए गठबंधन में जो सारा अस्तित्व वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, बाकियों का अस्तित्व नहीं है, तो इस बात को आपके ही नजरिए से बताती हूँ कि आप सोच लीजिए कि अगर हमारा ही अस्तित्व है और आप भी पुष्टि कर रहे हैं कि हम अकेले चुनाव जीत सकते हैं, परंतु जो राष्ट्रवाद के साथ खड़े हुए हैं, देश के विकास के साथ खड़े हुए हैं, उन तो सारे सिर्फ घटक दलों को लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं मोदी जी। क्यों एक विधायक वाली पार्टी को जोड़ रहे हैं? क्यों एक सांसद, पूर्व सांसद वाली पार्टी को जोड़ के संख्या बढ़ा रहे हैं? बताइए ना। आप फिर हटा दीजिए एनडीए को, बोलिए बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी लड़ेगी चुनाव और जीतेगी, हमें कोई सहयोगी दल नहीं चाहिए। सहयोगी दल देख ले, भाजपा का चाल चली चेहरा मेरी बहन बता रही है कि इनको कोई सहयोगियों की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ भाजपा की सरकार चला रहा है। साबित हो गया, क्योंकि कभी एनडीए की मीटिंग होती नहीं है। पिछले 9 साल में कितनी एनडीए की मीटिंग हुई है मेरी बहन बता दीजिए आप। अरे खान साहब बताने तो दीजिए, उसमें क्या हुआ? खान साहब बताने तो दीजिए, वो बता रही हैं, बोलने तो दीजिए सर। आप बीच में बोलेंगे तो कैसे चलेगा? अब सुनिए भी तो सही, आपने सवाल उठाए हैं, जवाब लीजिए। आपने ये खुद ही स्वीकार कर लिया कि तब भी हम अपने घटक दलों को पर्याप्त सम्मान देते हैं, सीट देते हैं, और नहीं देते, नहीं देते। यही तो परेशानी है। जब 9.5 साल में 2 मीटिंग हुई है तो क्या स्थान देना है? आप समझ आता है? भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकते हैं, कांग्रेस में तो कभी भी नहीं हो सकते, जो एक परिवारवाद पे चलने वाली पार्टी है, जिसके लिए परिवार का तुष्टिकरण, बहुत हो गया परिवारवाद का ये जुमला, बहुत हो गया। अभी मध्य प्रदेश में आके देख लीजिए क्या परिवार की बात की कहानी बोई जा रही है। हो गया मैम। पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं क्या नहीं है? अमित शाह के बेटे हैं क्या BCCI में? वो क्या है? वो परिवार की भाषा में परिभाषा में नहीं आते? बताइए ना। बहुत हो गया ये परिवारवाद, ये सब बहुत हो गया। आपके चाल चेहरे को जानता है, सिर्फ अपने तात्कालिक फायदे के लिए आप नीति और रणनीति पे काम करते हैं, उसके बाद मक्खी की तरह निकाल के अपने सहयोगियों को फेंक देते हैं। ये है सच्चाई एनडीए की। अनर्गल चुनाव करने से हम गलत साबित नहीं होते, हम लोकतांत्रिक गठबंधन है। अरे आप लोग तो टोटल गलत साबित है, आप लोग टोटल झूठे हैं। 19 करोड़ रोजगार मांग रहा है युवा, वो कहाँ है बताइए? वो 50 लाख घर जो गुजरात चुनाव में बोले थे आज तक बन गए क्या? आपने देश के किसानों को बोला था 2000। आपके राहुल गांधी को ये नहीं पता कि कहाँ क्या बोलना है, वो आदमी क्या है, जिसकी कितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी तय करें कितनी हिस्सेदारी लेंगे वो, किस जाति और धर्म के। ये देश को संप्रदाय में बांटकर, जाति पाति में बांटकर अगर पिछड़ा में तकलीफ हो गई है, क्योंकि भारत का सनातनी, भारत का लोकवादी तकलीफ हो गई है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चलिए ठीक है खान साहब, अनामिका जी, ठीक है, एक एक करके ठीक है। हाँ थोड़ा सा चर्चा की गरिमा को बनाए रखते हैं। खान साहब देखिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया था, अब आप इस तरीके से चिल्लाते रहेंगे खान साहब तो फिर मुश्किल हो जाएगी। प्रधानमंत्री नहीं देखा इस देश। अरे ठीक है खान साहब, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। बोलते हैं उनके अंदर इनबिल्ट है झूठ की मशीन। अरे ठीक है खान साहब, शांत हो जाइए। ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था में यकीन करते हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। सनसाई बता रही है एनसीआरबी का डाटा, मध्य प्रदेश में 65% करप्शन बढ़ा है, मध्य प्रदेश में आदिवासी और पिछड़ों पे 35% अत्याचार बढ़ा है। ये एनसीआरबी का डाटा ही है, ये मोदी जी के अंतर्गत ही आता है। बताइए ना, मध्य प्रदेश में 50% का भ्रष्टाचार मॉडल पर मोदी जी अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? बताइए।
आपका कांग्रेस भाजपा का साथ भ्रष्टाचारियों के साथ थे जिन्होंने क्या? कश्मीर बताइए। में नरसंहार करे, जिन्होंने बाटला के आतंकवादियों पे आंसू बहाए, जो आज के साथ खड़े हैं बोलेंगे, जो देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं और बोलेंगे, जिन्हें अफजल अच्छा लगता है, बच्चों के लिए बिरयानी खिलाते हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों ही शांत हो जाइए। अनामिका जी, खान साहब, ठीक है ठीक है, मुझे मजबूरन फिर आप लोगों की आवाज डाउन करानी पड़ेगी। ऐसे ना मैं कुछ समझ पा रहा हूं, ना ही जनता कुछ समझ पा रही होगी। चर्चा की गरिमा को थोड़ा सा बनाए रखिए, और आप लोग बुद्धिजीवी हैं, थोड़ा सा ठीक तरीके से एक दूसरे के साथ बात कीजिए। ऐसे चिल्ला के कोई फायदा नहीं है। खान साहब सुन लीजिए सर। किसानों पे गाड़ी चलाने, अरे खान साहब सुन तो लीजिए, सिर्फ अपनी बात रखेंगे, सुनेंगे नहीं कुछ भी। ठीक है ठीक है, खान साहब की आवाज डाउन कर दीजिए, डाउन कर दीजिए। यादव जी सुन पा रहे हैं? यादव जी मेरी आवाज आ रही है? यादव जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। दिनेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, अभी दिनेश जी ने कई सारी चीजें कही, और उसमें सबसे अहम सवाल यह था कि अगर एक तरफ नीतीश कुमार ने इस गठबंधन की शुरुआत की थी, एक कवायद शुरू की गई थी जिसमें एक ऐसा दल बनाने की कवायद थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए तमाम दल एकजुट होकर, तमाम जो घटक दल हैं वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होते। लेकिन वो स्थितियां जो हैं वो लगातार बदलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में जब चुनाव बेहद नजदीक हैं, इस तरीके से पब्लिक मंच पर, पब्लिक फोरम पर इस तरीके का बयान दे देना जिससे कई सवाल खड़े हो जाएं, ठीक लगता है? साहिल जी, देखिए जिस तरह से बीजेपी का बेचैनी है, बौखलाहट है, वो साफ दिख रहा है कि जो का जो मकसद था, जिस तरह से देश का आज धर्मनिरपेक्षता पर खतरा है, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर खतरा है, और उसको लेकर के जो इंडिया के जो भी समतामूलक समाज के जो भी राजनीतिक दल है, सब मिलकर के एक गठबंधन और इंडिया गठबंधन के तहत आया है। आज उद्देश्य साफ है। रह गए ये छोटे मोटे जो आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं या कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता आपस में मिल बैठ करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कोई इश्यू नहीं है। इश्यू आज ये है कि आज देश का जो समतामूलक समाज को लेकर के, जिस तरह से धर्म को लेकर के, ये जात पात की बात कर रहे हैं, ये लोग धर्म को जिस तरह से देश को ये बांट दिए हैं, और आज तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, आज न विकास की बात कर रहे हैं, न कोई भी सामाजिक उत्थान हो रहा है। गरीब जो है और गरीब होते जा रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहा है। इसी स्थिति से निपटने के लिए इंडिया गठबंधन बना है, और निश्चित रूप से आने वाला 2024 में इसका फलस्वरूप दिखेगा, और भी दिखाई दे रहा है जमीनी पर। ठीक है ठीक है, इस तरह से इन लोगों का बेचैनी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए और एक बात है, अनामिका जी जो बोल रही है कि बीजेपी को ले, जी ठीक। अनामिका जी, किस बात की बौखलाहट है आप लोगों को? उनके दल में जो भी हो रहा है होने दीजिए, आप अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़िए। मैं तो बिल्कुल भी बौखलाई हुई नहीं हूँ, और ना नहीं, तिवारी जी कह रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है मैम सवाल पूछना। जी बिल्कुल बिल्कुल, तिवारी जी की बात मैं सुन रही हूँ। एक्चुअली बौखलाया हुआ जनता दल है और माननीय नीतीश कुमार जी है। मैंने पहले भी कहा है कई डिबेट्स में कि नीतीश कुमार जी की प्रकृति और प्रवृत्ति रही है ब्लैकमेलिंग की राजनीति करने की, और उसको बढ़ावा देने में हमारी भारतीय जनता पार्टी की उदारता एक बड़ा कारण रही। हमने हमेशा उन्हें बड़े भाई का सम्मान दिया, उनकी कम सीट आने पर भी सवाल है, पूछ लीजिए उनसे कि उनसे पूछ रही है कि आप जितना पूछेंगे मैं जवाब दूंगा, आप जितना पूछेंगे मैं जवाब बोलने दीजिए। तिवारी जी मैं तो चुप हूँ, मुझे पूरी बात करने दीजिए। तो जब वो देखते हैं कि वो एक जो घमंडिया गठबंधन बनता है, केंद्रीय गठबंधन बनता है, उसमें उन्हें संयोजक का पद नहीं मिलता है। मैं गठबंधन के विषय में शायद आपको बताना चाहती हूँ। तो वो अपने जो साथी हैं उनके जदयू के उनसे कहलवाते हैं। थोड़ा जल्दी मैम सवाल। जी बिल्कुल। उसके बाद आप देख रहे हैं कि तेजस्वी जी कहलवाते हैं कि जनता बिलबिला रही है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तेजस्वी दबाव बनाते हैं नीतीश कुमार जी पे, नीतीश कुमार जी कांग्रेस पे बनाते हैं, और कांग्रेस बौखला गई है समाजवादी पार्टी के बयान से। महज विरोध में संयोग हो सकता है। ठीक ठीक। अनामिका जी, समय हमारे पास कम है। यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, जल्दी से उनकी भी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। यादव जी क्या कहेंगे? एक तरफ अखिलेश यादव जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है अखिलेश यादव कुछ भी कहें वो अपनी रणनीति नहीं बदलेंगे। देखिए साहिल जी, 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, और देश को कहीं न कहीं जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनसे मुक्त कराने का यह चुनाव है। लेकिन कांग्रेस जितना बड़ा दिल दिखाना चाहिए उतना बड़ा दिल दिखा नहीं रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ करके कहीं न कहीं कांग्रेस से गठबंधन जो किया था इंडिया गठबंधन के तहत, लग रहा है वो अब कहीं न कहीं कांग्रेस उसमें पिछड़ रही है।
और नहीं चाहती है कांग्रेस कि ये गठबंधन भारतीय यादव जी, जनता सीधा पार्टी को सवाल, हटाए। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा होगी या किनारा कर लेगी? नहीं, देखिए ये तो अभी हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा, क्योंकि ठीक। जो ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं ये अलग चुनाव है, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव है वो अलग तरह का चुनाव है। उसमें क्या कैसे होता है अब तो ये नए सिरे से सोचना पड़ेगा हमको। ठीक है, लेकिन ठीक है। कांग्रेस जो है वो कहीं न कहीं जो उसकी फितरत रही है हाँ। उसी तरह से फिर चल रही है। ठीक है सर। कि जो कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को या जो दल अपने प्रदेश में मजबूत है हाँ, उनको हाँ। ताकत देनी चाहिए, वो नहीं दे रही है कांग्रेस। कांग्रेस की तो यही हकीकत रही है। अब मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी कांग्रेस ने नहीं लागू किया था। कांग्रेस चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, समय नहीं है, माफी के साथ। 90 में लागू हुआ था मंडल कमीशन की रिपोर्ट, उसके बाद जातिगत जनगणना है उसको भी नहीं कांग्रेस ठीक है सर, माफी के साथ। दिनेश जी, जल्दी से कंक्लूसिव कमेंट आपके, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से। देखिए जी, ऐसा कि सत्ता में बैठे बड़े गठबंधन के विरोध में एक तरह से एक विपक्षी गठबंधन खड़ा किया गया था, इसमें सभी दल इकट्ठे सम्मिलित होकर के और उनसे मतलब टक्कर लेकर के, और ये था कि उनको सत्ता से हटाकर खुद सत्ता में काबिज होने के प्रयास में लगे हुए थे। लेकिन आपस के अगर मनमुटाव और आपस के मतभेद जो है वो अगर बढ़ते जाएंगे दिन प्रतिदिन, तो किस प्रकार से कैसे पहुंचेंगे देखने की बात है। दूसरा देखिए, जैसे कि समाजवादी पार्टी में थोड़ा सा प्लीज 10 सेकंड हो रही है। समाजवादी पार्टी अपनी जगह पे, जहां तक मुझे लगता है कि अपनी जगह ठीक, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चीज ये थी कि हमारा वाले जो है देश और प्रदेश दोनों में गठबंधन रहेगा। जैसे पिछली बार उनका गठबंधन बीएसपी के साथ था, तो बीएसपी के साथ उनको करने की वजह से नुकसान हुआ, बीएसपी को 10 सीट मिली, उनको कम मिली। उसी प्रकार जैसे कि कांग्रेस जो थी उत्तर प्रदेश में ज्यादा जगह पे साहिल जी तीसरे चौथे नंबर पर रही थी, तो क्यों अपना नुकसान करना चाहिए। इसी चीजों को लेकर के एक, जहां तक मुझे लगता है कि आपस में जैसे कहीं ना कहीं कांग्रेस को अगर बड़े तरीके से अगर देखें, बड़ी पिक्चर को देख के चले और सिमेंटिक फैक्टर को लेकर तरीके से चले, तभी देखिए गठबंधन कामयाब हो जाएगा। अभी के हिसाब से देखिए रोज जो है मतभेद और मनभेद बढ़ते नहीं रहते हैं। जी चलिए, माफी के साथ आप सभी ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को उस स्थिति का पूरा फायदा मिलेगा, ये जग जाहिर है। आने वाले समय में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सोलर एनर्जी से जगमगा रहा यूपी। प्रदेश में विद्युत आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके क्रम में प्रदेश सरकार जनमानस को सोलर सिस्टम लगवाने पर सब्सिडी भी मुहैया करा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के किसानों को खेत पर सोलर पंप लगाने पर 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसानों को सिंचाई यंत्रों को बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के चलाने में आसानी हो रही है और पैदावार में इजाफा हो रहा है। सोलर पंप के माध्यम से अगर सोलर पैनल लगा लेंगे तो बिजली का बिल उनका 0 हो जाएगा अपने आप। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ता उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट की स्थापना कर रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा